How to Enjoy Your Life and Job, narrated by AI machine Shelby. जरा सोचिए, आप सोमवार की सुबह अपने डेस्क पर बैठे हैं और आपके सामने पूरे दिन का कठिन काम पड़ा है। हालांकि आप हर रोज सुबह कॉफी इस उम्मीद में पीते हैं कि इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, फिर भी दोपहर होते होते आप खुद को पहले से ही थका हुआ पाते हैं। आपके मन में जाने अनजाने में अपने पिछले वीकेंड के बारे में विचार आते रहते हैं। आखिर आराम और मजे के वे 2 दिन इतनी जल्दी कैसे निकल गए? यह एक आम अनुभव है। यह साधारण घटना और हम में से बहुत से लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि यह बिल्कुल सही तरीके से हमारे रोजमर्रा के जीवन को दिखाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी थकान का कारण आपका काम नहीं है? क्या यह जानकर आपको हैरानी होगी कि असल में जिसके ऊपर आपका पूरा नियंत्रण है वही चीज आपकी इस थकान के लिए जिम्मेदार है? आपने सही पढ़ा। आपके भावनाएं और उनसे पैदा होने वाला तनाव आपके अंदर की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। आगे आने वाले हिस्सों में हम इस बात पर गौर करेंगे कि आपके मानसिक और भावनात्मक बोझ का असर आपके ऊपर आपके द्वारा किए जाने वाले असल काम के असर से कहीं ज्यादा होता है। इस लेख में हम काम में लगने वाले तनाव को कम करने के तरीकों पर बात करेंगे। हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए सराहना न मिलने से तनाव हो, या फिर दिन भर अपनी आंखें खोले रखने से। अपने रोजमर्रा के तनावों से निपटने के लिए आसान व्यावहारिक रणनीतियां सीखकर काम से जुड़े तनाव को देखने के अपने नजरिए को बेहतर बनाएं। आप एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो जिंदगी बदल कर रख देगा, जिससे आपका रोजमर्रा का जीवन और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बेहतर हो जाएगा। लेसन: इट्स नॉट द जॉब इटसेल्फ दैट ड्रेन्स योर एनर्जी, बट रादर योर फीलिंग्स। जरा एक पल के लिए सोचिए कि दिन भर काम करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है? क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग चकरा रहा है? क्या आपको लगता है कि आप अंदर से पूरी तरह खाली हो चुके हैं? आज आपने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचिए। क्या आपका काम ऐसा है जिसमें बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, या फिर आप ज्यादातर एक मेज के सामने बैठकर काम करते हैं? अगर आप कोई शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, तो आप मानकर चल सकते हैं कि काम करके थके होने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से थक गए हैं। ध्यान रखिए कि हर हफ्ते कम से कम 40 घंटों के लिए आपका दिमाग गंभीरता से किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि आपका दिमाग 12 घंटे की नींद के बाद ठीक उसी तरीके से सोच सकता है जैसे सुबह जागने और कॉफी पीने के बाद सोच पाता है। फिर आप हर समय इतने थके हुए क्यों महसूस करते हैं? प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. ए. ब्रिल का कहना है कि डेस्क पर बैठकर काम करने वालों की थकान का असली कारण भावनात्मक होता है। घबराहट और सराहना न मिलने से नर्वस टेंशन, तनाव पैदा होता है। यह तनाव ही है जो वास्तव में आपको हरा देता है। जरा सोचिए कि जब आप अपने काम को लेकर तनाव में होते हैं, तो आपके शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं। हो सकता है कि आपका चेहरा सिकुड़ जाए, आंखों में खिंचाव आए और आपका बैठने का ढंग भी बदल जाए। लेकिन इन तरीकों से आपके काम का स्तर बेहतर नहीं होगा। ये तरीके आपके शरीर की बहुमूल्य ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, इसीलिए दिन के अंत में आप थका हुआ महसूस करते हैं। इसका हल है तनाव से मुक्त होना। तनाव एक आदत है और यह एक बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन आपके पास इसको बदलने की ताकत है। अगर आप चाहें तो काम करते वक्त भी इसे आराम से बदल सकते हैं। जब आपको आराम करने की जरूरत का एहसास हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम अपनी आंखें खुली रखने में अपने तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। यही कारण है कि हमारी आंखों का बिल्कुल सही होना भी हमें तनाव का एहसास करवा सकता है। अपनी आंखें एक पूरे मिनट के लिए बंद करने का अभ्यास कीजिए। इस दौरान धीरे धीरे उन सभी मांसपेशियों को जो आपकी आंखों को नियंत्रित करती हैं, आराम करने का निर्देश दीजिए। दिन में कई बार ऐसा कीजिए। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां आराम करना सीख जाएंगी और आपकी बात मानेंगी। जब आपकी आंखों को आराम मिल जाए, तब आप अपने शरीर के किसी और भाग पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जैसे आपका जबड़ा या आपके कंधे। खुद को एक ढीला, लटकता हुआ मोजा समझिए। लेखक
डेल कार्नेगी के लिए एक पुराना भूरे रंग का मोजा तनाव कम करने का काम करता था। अगर आप थक गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अच्छे ढंग से काम किया है। इसका अधिक से अधिक यही मतलब होगा कि आपने सही ढंग से काम नहीं किया है। दिन के अंत में गौर कीजिए कि आप कितने थक गए हैं और फिर सोचिए कि क्या आपके काम या आपके तरीके में कोई ऐसी चीज है जो आपकी ऊर्जा सोख रही है। आने वाले भागों में हम थकान के कारणों और उनके उपायों के बारे में और जानकारी लेंगे। लेसन: इरिटेशन एंड बोर्डम आर नॉट द सेम थिंग। इस खूबसूरत शुक्रवार की शाम आप ऑफिस से एक और लंबे हफ्ते के बाद घर लौटते हैं। आपके सिर और पीठ में दर्द हो रहा है। आपकी इकलौती इच्छा जल्दी से सो जाने की है, लेकिन आपका कोई दोस्त फोन करके पूछता है, क्या आप आज रात क्लब चलेंगे? आप फौरन जग जाते हैं, बढ़िया से तैयार होकर पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। सुबह 3 बजे जब आप घर वापस लौटते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा जोश में हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि यह सब ऊर्जा आई कहां से। काम करने से ज्यादा बोर होने से थकान होती है। प्रोफेसर जोसेफ ई बारमैक एक प्रोफेसर थे जो मनोविज्ञान पढ़ाते थे। 1930 के दशक में उन्होंने अपने कुछ छात्रों को इम्तिहान में कुछ ऐसे सवाल दे दिए जिनमें उन छात्रों की खास दिलचस्पी नहीं थी। छात्रों ने बताया कि उन्हें नींद सी आ रही थी, थकान हो रही थी और वे आसानी से चिड़चिड़े हो रहे थे। उनमें से कुछ को सिर दर्द और पेट से जुड़ी हुई बीमारियां भी महसूस होने लगी थीं। इन बच्चों को बीमार होने का कोई नाटक करने की जरूरत नहीं थी। बोर होने से छात्रों का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था। यही वजह थी कि उन्हें ये सब तकलीफें हो रही थीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई मनचाहा काम करने से आपकी ताकत में इजाफा होता है। इसीलिए अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है तो सिर्फ थोड़ा बहुत आपके शरीर में होने वाले दर्द को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। आपका मानसिक उत्साह आपके शरीर के दर्द पर जीत हासिल कर लेगा। काम भी ठीक इसी तरह है। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप बहुत जल्दी बेहाल हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको आपका काम पसंद हो, फिर भी आपके सहकर्मी जो आपसे सवाल पूछते रहते हैं या आपकी टीम के किसी और सदस्य के द्वारा किया हुआ काम आप सुधारते रहते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण आपका बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है और आपका काम आगे नहीं बढ़ता। इसका नतीजा यह निकलता है कि आप अंदर से पूरी तरह से खाली हो जाते हैं और आपका सिर जोरों से दुखने लगता है। दूसरी तरफ जब आप किसी काम में खूब ध्यान लगाकर कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने अंदर ढेर सारी ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। जरूरी नहीं कि आपको अपना काम पसंद नहीं तो आप हमेशा के लिए थक हार ही जाएंगे। अपने काम को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजिए जिससे आपको ऊर्जा मिले। इसका एक तरीका है कि आप खुद के लिए चुनौती पैदा करें। मान लीजिए कि आपका काम बस कागजी कार्यवाही करना है। खुद का समय लीजिए और देखिए कि आप 1 घंटे में कितने फॉर्म पूरे करते हैं। अगले घंटे में कोशिश कीजिए कि आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने से एक उबाऊ काम भी दिलचस्प लगने लगेगा। जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान अच्छी भावनाओं पर रहे, जैसे खुशी, बहादुरी और शांति। आपको इस बात की सराहना करते हुए कि आपके पास कितनी सारी अच्छी चीजें हैं, काम पर बोर होने की वजह से होने वाली उदासी को दूर किया जा सकता है। लेसन: ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एक युवा राजकुमार के रूप में किंग एडवर्ड अष्टम ने लोगों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जब वह डेवॉनशायर में एक नेवल इंस्टीट्यूशन डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ते थे तब उनके साथ के छात्र अक्सर उन्हें लात मारते थे। कॉलेज के कमोडोर के सामने उन छात्रों ने स्वीकार किया कि उन्होंने राजकुमार को इसलिए ठेस पहुंचाई थी ताकि राजकुमार के सिंहासन पर बैठने के बाद वे डींगे हाँक सकें कि उन्होंने राजा को लात मारी थी। इन युवा छात्रों की तरह दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा के पीछे छिपी हुई भावना यह होती है कि उनको महत्वपूर्ण महसूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग उनसे ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, उनके मन में उनके लिए जलन होती है। इसलिए अगर आप किसी के आलोचना का शिकार हैं, तो हो सकता है वह आपसे ईर्ष्या करता हो। अपने हमलावर असेलेंट के अन्यायपूर्ण आलोचना को
हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर गुस्सा आना और अपना बचाव करना स्वाभाविक है। हो सकता है कि आप दूसरों को आपको बुरा कहने से न रोक पाएं, लेकिन आप उनकी आलोचना पर अपना जवाब देने के तरीके पर तो काबू कर ही सकते हैं। हो सकता है कि आमतौर पर इससे आपका जोश दोगुना हो जाता हो। फिर भी आप अनुचित आलोचना को नजरअंदाज करना सीख सकते हैं। आप जब क्रोधित होंगे, शायद तब तक आप पर हमला करने वाला अपनी बात भूलकर किसी और काम में लग गया होगा। यह बात इतनी बुरी भी नहीं है। सब लोग अपनी ही समस्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि किसी और पर उतना ध्यान दें जितने के लायक वे हैं। जब आपको यह बात समझ में आ जाएगी, तब आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अनुचित आलोचना का जवाब न देने के लिए आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आपका दिल आपको क्या करने के लिए कहता है। जब एलिनोर रूजवेल्ट छोटी बच्ची थी, तब उनकी आंटी बाई ने उन्हें यह तरीका सिखाया था। रूजवेल्ट खतरा मोल लेने से डरती थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन उनकी आंटी ने उनसे कहा कि अगर कोई काम करने का फैसला करते हुए उनका दिल गवाही दे कि यह काम सही है, तो उन्हें वो काम जरूर करना चाहिए, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें। इस सलाह का पालन करते हुए रूजवेल्ट को अपनी जिंदगी में आने वाली आलोचना को बर्दाश्त करने में आसानी हुई। जब आप पर अनुचित आलोचना की जाए, तब हंसी मजाक को हथियार की तरह इस्तेमाल करना भी बहुत ही प्रभावशाली तरकीब है। अमेरिका में स्टील बनाने वाली कंपनी के बहुत बड़े व्यापारी चार्ल्स श्वाब ने यह सबक अपने साथियों से सीखा था। उन दिनों युद्ध चल रहा था और किसी लड़ाई के दौरान श्वाब के कुछ साथियों ने एक बूढ़े जर्मन मजदूर को नदी में फेंक दिया था। श्वाब इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि उस बूढ़े व्यक्ति का इतने खराब बर्ताव के लिए क्या जवाब था। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं हंस पड़ा। हमलावरों के सामने गुस्से वाले शब्द बोलना झगड़े को और ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन जोर से लगाया गया ठहाका आपके हमलावरों को निशस्त्र डिसआर्म कर देगा और फिर उनके पास आपको नीचा दिखाने का और कोई मौका नहीं रह जाएगा। लेसन: कन्विंसिंग अदर पीपल इज एज सिंपल एज शोइंग योर ग्रैटिट्यूड। खाना, सोना, स्वस्थ रहना, शारीरिक सुख और पैसा कमाना, ये सब इंसान की आम इच्छाएं हैं। लेकिन सबसे जरूरी इच्छा है खुद को महत्वपूर्ण या विशेष समझने की। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का मानना था कि इस पृथ्वी पर हर इंसान महान बनने की चाहत रखता है। ये बात गलत नहीं है कि हम सबको चाहिए कि लोग हमें प्यार करें और हमारी इज्जत करें, लेकिन हो सकता है कि हर व्यक्ति एक बड़ा राजनेता या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का सपना न देखें। खाने और सोने जैसी जरूरी चीजों से अलग महत्वाकांक्षा की इच्छा अक्सर पूरी नहीं होती। इसी वजह से लोग स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं या अपने बच्चों के बारे में डींगे हाँकते हैं। राष्ट्रपति बनने के बावजूद जॉर्ज वॉशिंगटन को भी ये इच्छाएं थीं। वह चाहते थे कि उन्हें हिज माइटीनेस कहकर बुलाया जाए। खुद को महत्वपूर्ण समझने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है, पर बहुत कम लोग इस इच्छा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। किसी को प्रेरणा देने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उन मैनेजर्स के बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं और जो सफल हैं। क्या उनको सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनके तकनीकी हुनर का है, या फिर उनका अपने काम करने वालों को प्रेरित करने का तरीका? तर्क, धमकी या आदेश देकर हम दूसरों से मनचाहा काम करवाते हैं। समस्या यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो आप उनको जबरदस्ती नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप दूसरों को महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देंगे तो उनको काम करने के लिए प्रेरित करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इंसान की यह एक अहम जरूरत है और इसको पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इस बात को समझकर आप दूसरे लोगों को सराह कर और उनकी तारीफ करके उनमें जोश भर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से किसी की सराहना करते हैं तो उससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। माना जाता है कि डेट्रॉइट में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी जिसका नाम स्टीवी मॉरिस था, अपने क्लास में मौजूद एक गुम हुए चूहे को ढूंढने में उसने अपनी टीचर की मदद की। स्टीवी की सुनने की क्षमता इतनी तेज थी कि उसने चूहे को बहुत जल्दी खोज निकाला। इस घटना ने स्टीवी के अंदर छिपी हुई काबिलियत को जगा दिया। पहले किसी ने उसकी इस विशेषता की तरफ ध्यान नहीं दिया था,
ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मशहूर संगीतकार और गायक स्टीवी वंडर था। खुद को महत्वपूर्ण समझने की चाहत सभी के मन में होती है, फिर चाहे बात आपके घर वालों की हो, आपके साथ काम करने वालों की हो या समाज के बाकी लोगों की। इस बात को समझने के बाद आप उन सभी लोगों को थैंक यू कहकर प्रेरणा दे सकते हैं और उन्हें ऊपर उठा सकते हैं जिनसे भी आप मिलते हैं। किसी सेल्स एसोसिएट की मदद के लिए आभार प्रकट करना या अपने बच्चे द्वारा बनाए गए चिड़ियों के घर की प्रशंसा करना, इस तरह के छोटे से काम भी दया के कार्य कहलाते हैं। इसकी बदौलत आप और भी गहरे संबंध बना सकते हैं और आपके कुछ प्रशंसक भी बन सकते हैं। लेसन: मेक फ्रेंड्स इजीली बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। कुत्तों से दोस्त बनाने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जरा सोचिए कि आपकी मुलाकात किसी कुत्ते से होती है। वह सबसे पहले अपनी पूंछ हिलाकर आपका स्वागत करेगा। हो सकता है कि वह दौड़कर आपके पास आए और आपके हाथों को चाटने लगे। उसकी आप में बहुत दिलचस्पी है और यही बात आपको उसकी ओर आकर्षित करती है। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब आप किसी की बहुत परवाह करते हैं तो वे आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। इसकी वजह है कि लोग खुद की परवाह करने में ज्यादा ध्यान देते हैं किसी भी और चीज की तुलना में। इसीलिए अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको उनके सबसे बड़े डर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इस बात पर अब भी संदेह है कि सभी लोग ज्यादातर खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी के एक सर्वे के बारे में सोचिए। फोन पर हुई बातचीत से मिले डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा मैं शब्द का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 500 टेलीफोन कॉल्स में मैं शब्द 300-900 बार इस्तेमाल किया गया था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो किसी समूह में खींची गई फोटो के बारे में सोचिए जिसमें आप भी मौजूद हैं। आपकी नजर सबसे पहले किस पर पड़ती है? खुद पर, है ना? आप ऐसे लोगों की तरफ हमेशा आकर्षित होंगे जो आप में दिलचस्पी दिखाते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है। किसी को भी प्रभावित करने का एक पक्का तरीका है कि आप उनको ऐसा महसूस करवाएं कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट को उनके घर और ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारी बहुत प्यार करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह सभी के नाम को जानने की कोशिश करता था और उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता था। उसे सबके शौक और उनसे जुड़ी हुई बातें याद रहती थीं, जैसे कि पक्षियों के बारे में जानने की दिलचस्पी। व्हाइट हाउस में सभी लोग उनको प्यार करते थे क्योंकि वे हर एक व्यक्ति पर ध्यान देते थे। इसी वजह से उनकी तरफ उनके ऑफिस के कर्मचारियों का बहुत लगाव था और राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद भी वह उसका उतना ही सम्मान करते थे। आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। इससे आपको उनके साथ संबंध बनाने में आसानी होगी। आपको ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य का बहुत गहरा असर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कार्नेगी ज्योतिष विद्या की बातें करते हुए हर उस व्यक्ति का जन्मदिन पूछ लेते थे जिसको जानना वह चाहता था। वह मन ही मन उसके जन्मदिन को दोहराता रहता था जब तक कि वह घर न पहुंच जाता। उसके बाद वह जन्मदिन को अपने जर्नल में लिख लेता था। इससे वह उनको उनके जन्मदिन का कार्ड भेजकर उनके साथ अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत बना लेता था और उन्हें विशेष समझने का एहसास करवाता था। लेसन: Simply pointing out that someone is incorrect will not sway their opinion. थियोडोर रूजवेल्ट 20वीं सदी के सबसे शानदार लोगों में से एक थे। वह ताकतवर बुद्धिमान होने के बावजूद जानता था कि उससे भी गलतियां हो सकती हैं। उनका मानना था कि अगर वह 75% सही फैसले ले पाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लीडरशिप के मामले में बहुत कम लोग रूजवेल्ट की बराबरी कर सकते हैं। फिर भी हम में से बहुत से लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हमसे कभी गलती नहीं होती और हमें किसी को बताने में कोई परेशानी भी नहीं होती कि उसने गलती की है। लेकिन इस तरीके से अक्सर वह काम नहीं होता जो हम करना चाहते हैं। इससे हम अपने विरोधी को केवल कमतर महसूस करवाते हैं और उनको मनाने में असफल हो जाते हैं। इसकी वजह से वे या तो नाराज हो जाते हैं या मन में कुंठा पाल लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इस मूड में होता है
तो आप उसका मन नहीं बदल सकते। अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है जिसको आप गलत मानते हैं, तो सीधे सीधे ऐसा न कहें। इसके बजाय ऐसा बताइए कि हो सकता है कि आपसे ही कोई गलती हुई हो और आपको इस सूचना को फिर से जांचने परखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी नई जानकारी के सामने आने पर अपनी बात पर दोबारा विचार करने को तैयार होंगे, तो आपसे कोई भी बहस नहीं करेगा। इस तरीके से आप और आपका विरोधी मिलकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं। भले ही सही कोई भी हो, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपसे गलती हो सकती है, तो उस पल पूरा माहौल बदल जाता है। पहले टकराव हो रहा था, अब समझौते की भी गुंजाइश बन जाती है। जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो आप अपने विरोधी को भी ऐसा करने का मौका देते हैं। हम सब अपने पूर्वाग्रहों के गुलाम हैं। हम अतार्किक काम करते हैं और अत्यधिक भावनाओं जैसे कि घमंड और डर के वश में हो जाते हैं। इसलिए जब तक हमको बचाने के लिए कोई नहीं आता और हमारी मदद नहीं की जाती, हम अपनी बात पर डटे रहेंगे। उदाहरण के लिए कार्नेगी को लीजिए, जिसने अपने घर के लिए नए पर्दे खरीदे थे। कार्नेगी ने अपने एक दोस्त से इन पर्दों के बारे में बताते हुए उनकी बहुत बड़ी कीमत के बारे में शिकायत की। उस दोस्त ने बड़प्पन दिखाने के चक्कर में उससे कह दिया कि डेकोरेटर ने उसकी चांदी काट ली। हालांकि उसकी सहेली ने सही कहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर कार्नेगी का स्वाभिमान आहत हो गया और उसने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अच्छी चीज की कीमत तो ज्यादा होती ही है। उसके बाद उसका कोई दूसरा दोस्त आया। उसने पर्दों की बहुत तारीफ की और कहा कि काश वह भी इस तरह के महंगे पर्दे खरीद पाती। कार्नेगी भी यह बात मानता था कि पर्दे बहुत महंगे हैं, लेकिन अपनी अमीरी दिखाने के लिए उसने ऐसा कहने का साहस नहीं किया। उसने उस दोस्त की संवेदनशीलता का फायदा उठाते हुए उससे कबूल कर लिया कि पर्दे खरीदना उसकी गलती थी। कार्नेगी को समझदारी से पेश आने का मौका मिला, जिसकी वजह से उसे अपनी गलती मानने में ना तो कोई शर्मिंदगी महसूस हुई और ना ही कोई उसे डांटने वाला था। जब हमें प्यार से समझाया जाए, तो हम आसानी से अपनी गलती मान सकते हैं। लेसन: स्टे ऑप्टिमिस्टिक टू गेट सपोर्ट। ग्रीस देश में सुकरात जिनता बड़ा विचारक कोई और नहीं हुआ है। किसी भी तर्क वितर्क को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उसकी जांच करना उनकी सोचने की खास अदा थी, जिससे इंसान की सोचने और समझने की शक्ति बदल गई। अपने मत को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने की बजाय वह अपने विरोधी से इस तरह के सवाल पूछता था जिनका जवाब सिर्फ हाँ में ही दिया जा सकता था। एक के बाद एक वह इस तरह के सवाल पूछता जाता था। अंत में उसके विरोधी को ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा देता था जिनसे पहले वे शायद सहमत नहीं हो पाते। इस तरीके से सुकरात उनका विचार बदल देता था। जब आप किसी भी बात पर नहीं कहते हैं, तो आपका पूरा शरीर मानसिक रूप से खुद का बचाव करने की तैयारी करने लगता है। आपकी नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स और मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और तब आप किसी और के विचारों से प्रभावित नहीं हो पाते। इसका उल्टा यह है कि हाँ कहने से आप खुले विचारों वाले बन जाते हैं। महान वक्ता अपनी स्पीच को इसी बात से शुरू करते हैं ताकि श्रोताओं को अपने साथ जोड़ सकें और उनके लिए उनका मन बना सकें। अपनी बात को दूसरों पर थोपने की जगह यह तरीका इसलिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि जो चीज हम खुद सोचते हैं उन पर हम ज्यादा मेहनत करते हैं। फिलाडेल्फिया में कार बेचने वाले एक मैनेजर जिसका नाम अडोल्फ सेल्टज था, इस बात को अच्छे से समझता था। इसलिए जब उसकी टीम के सेल्स पर्सन का काम ठीक से नहीं चल रहा था, तब उसने उनको प्रेरित करने की कोशिश की। सब लोगों को इकट्ठा करके उसने एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे और उन लोगों से उनकी उम्मीदें पूछीं। उसके बाद उसने उनसे पूछा कि इसके बदले में उनसे मैनेजर की क्या उम्मीद है। इस तरीके से मैनेजर और उसके साथ काम करने वालों के बीच में एक ऐसा समझौता हो गया जो उन सब के विचारों पर आधारित था। सेल्स पर्सन को यह समझ में आ गया कि इस काम में उनका भी बहुत कुछ लगा हुआ है, इसलिए उनका काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अपने खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी इस तरकीब का इस्तेमाल करके आप उनसे होने वाली असहमति को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप और आपके परिवार के सदस्य छुट्टियां मनाने के लिए अलग अलग शहर जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा परिवार वॉशिंगटन डीसी जाए और आपके साथी चाहते हैं कि कैलिफोर्निया जाएं।
एक रात जब आप सब लोग खाना खा रहे हैं, तब आप अपनी बेटी से उन जगहों के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए जिन्हें वह अपनी यूएस हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रही है। अगर उसके अंदर इन जगहों के लिए उत्साह होगा, तो कुछ दिन बाद आपके साथी को भी परिवार के साथ मिलकर वहां घूमने जाने का आइडिया आएगा। आपकी बेटी के अमेरिका के इतिहास के प्रति लगाव की वजह से वे भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरकीब का इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं, बल्कि आपके साथ जो लोग हैं वे भी आपके फैसले से खुश रहते हैं। जब लोगों को अपने तरीके से किसी विचार को अपनाने की इजाजत दी जाती है, तब दोनों पक्षों की ही जीत होती है। लेसन: टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, चेंज द वे यू प्रोवाइड क्रिटिसिज्म। चार्ल्स श्वाब ने एक दिन अपने स्टील प्लांट में देखा कि कुछ मजदूर नो स्मोकिंग के साइन बोर्ड के ठीक नीचे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। श्वाब को इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह इंसान की फितरत को भली प्रकार समझते थे। बिना अपना आपा खोए उन्होंने सब मजदूरों को सिगार बांटे और उनसे विनम्रता से कहा कि वे बाहर जाकर इन्हें पिएं। इस बात से मजदूरों को मालूम हो गया कि उन्होंने नियमों को तोड़ा है। उन लोगों का स्वाभिमान बनाए रखते हुए इस समस्या को हल करने से श्वाब ने उनका सम्मान और सहयोग प्राप्त किया। अच्छे तरीके से किसी की आलोचना करने के तरीके को सीखने में कई गलतफहमियां होती हैं। अक्सर यह माना जाता है कि बातचीत शुरू करने के लिए किसी की तारीफ करना सबसे बढ़िया तरीका है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बेटे रीस से कह सकती है, मुझे खुशी है कि तुम्हारे ग्रेड्स सुधरे हैं, पर तुम अलजेब्रा में और अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो। इस पूरे वाक्य में से सिर्फ पर शब्द ही याद रखा जाता है। या तो रीस बहुत जल्दी उसकी तारीफ भूल जाएगा, या फिर गलत तरीके से सोचने लगेगा कि यह सिर्फ आलोचना करने का बहाना था। इससे रीस का ढंग से पढ़ने का हौसला भी टूट जाएगा। इस तरह का माहौल बनाने से बचने के लिए पर की जगह पर और शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए, रीस की माँ यह बोल सकती है, मुझे खुशी है कि तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हारे मार्क्स सुधरे हैं, और मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो अलजेब्रा में भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। यह कहने के तरीके से उसकी कमियों की तरफ इशारा तो हो जाता है, पर यह नहीं लगता कि रीस असफल हो गया है, और यह तरीका कहीं ज्यादा असरदार होता है। अपनी कमियों के बारे में बताकर आलोचना करने का एक और भी बढ़िया तरीका है। इंजीनियर E.G. डिलिस्टोन, जो कनाडा के मनीटोबा में रहता था, ने एक दिन यह देखा कि उसकी नई सेक्रेटरी जब भी कोई पत्र टाइप करती है तो वही गलती बार बार करती है। अपनी स्पेलिंग ठीक करने के लिए डिलिस्टोन ने उससे कहा कि वो अपनी डेस्क पर एक छोटी सी बुक रखता है और उसमें मुश्किल शब्द लिख लेता है। इस बात के बाद सेक्रेटरी का काम बहुत सुधर गया, पर वह कभी नहीं जान पाया कि क्या उसने भी डिलिस्टोन वाला तरीका अपनाया था या नहीं। अपनी सेक्रेटरी को निर्देश देने की बजाय डिलिस्टोन ने समस्या को सुधारने का एक तरीका दिखा दिया। हर किसी को अपने बॉस के आदेश सुनना पसंद नहीं होता है, इसलिए मैनेजर्स के लिए काम करवाने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे लोगों को लगता है कि उनकी सराहना हो रही है और साथ ही उन्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है। ऐसे में इस बात का डर बहुत कम हो जाता है कि वह आपके फैसले के खिलाफ हो जाएगा या नाराज हो जाएगा। कंक्लूडेड रिव्यू। ये किताब आपको मूल रूप से यह बात बताना चाहती है कि मानव व्यवहार पर भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारी ऊर्जा के स्तर और मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी सराहना नहीं होती, तो हम चिड़चिड़े, गुस्सैल हो जाते हैं और दूसरों द्वारा दी जाने वाली सलाह नहीं सुनते। यह समझकर कि आपकी भावनाएं आपके काम करने के तरीके को किस तरह प्रभावित करती हैं, आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। इससे आप अपने दिमाग में होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं और दूसरों के साथ हो रहे तनाव को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस करवाकर उनका जोश बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं।